नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हमास और इजरायल की जंग थमती नहीं दिख रही है। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच ईरान ने खुली चुनौती दी है। इसी बीच आज इजरायल और हमास के बीच युद्ध को 12वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनकी मुलाकात इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हुई है। माना जा रहा है कि उनके दौरे पर जहां इस युद्ध में इजरायल की हिम्मत बढ़ेगी, वहीं फिलिस्तीन सहित मुस्लिम देशों को अमेरिका से इस युद्ध को रोकने की आस है। लेकिन इससे पहले गाजा शहर के एक अस्पताल में हुए भीषण धमाके के लिए इजरायली सरकार और फिलिस्तीनियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। इस धमाके में कम से कम 500 लोगों की मौत हो गई। इधर गाजा पर हो रहे इजरायली हमलों में अब तक 3000 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। अस्पताल पर हुए इस हमले के बाद इलाके में शांति बहाल करने को पहल हो रही है। इसको लेकिन बड़ा धक्का लगा है। गाजा पट्टी में अस्पताल पर हुए हमले में 500 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए हमले पर दुख जताया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि इस हमले में शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब इस जंग को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे सवाल है वाकई, क्योंकि जैसे ही हमला हुआ चौतरफा इसका विरोध भी हुआ। हमास की तरफ से कहा गया कि इजराइल ने अस्पताल में हमला किया है जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इजराइल ने कहा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये हमारी मिसाइलों से इसमें हमला नहीं हुआ है, बल्कि हमास ने जो हमला कर रहा था वो इजराइल पर, उसके रॉकेट मिसलीड होकर खुद उन्हीं के इलाके के अस्पताल में जाकर गिर गए और फिर इससे इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतने सारे लोगों की जान गई। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने यह बयान दिया है कि अस्पताल में जो हमला हुआ है हमास में, उसमें इजराइल का बिल्कुल भी हाथ नहीं है। लेकिन इस जंग में मासूमों की जान गई है और इसका कोई भी समर्थन नहीं करता। अब इसका क्या हल निकलेगा, कैसे यहां पर शांति होगी, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उन लोगों का आपसे तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ शैलेंद्र सिंह जी और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी, अभी जो स्थिति चल रही है, आज बाइडेन पहुंचे हैं इजराइल में, मुलाकात हुई वहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से, लेकिन इसके पहले कल जिस तरह से यह हमला हुआ अस्पताल में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि फिलिस्तीन कह रहे हैं, हमास कह रहा है कि इजराइल ने यह हमला किया, इजराइल कह रहा है कि हमने यह हमला नहीं किया, बल्कि हमास के रॉकेट खुद उनके अस्पताल में गिर गए हैं, और इसमें अमेरिका भी कह रहा है कि इसमें इजराइल का कोई हाथ नहीं है। आप कैसे देखते हैं, जब इतनी बड़ी मुलाकात होने वाली है, क्या इसके पहले इजराइल इस तरह की हरकत कर सकता है या इस तरह के हमले के बारे में सोच सकता है कि जहां पर अस्पताल में वो हमला करे? लेकिन यहां पर मासूमों की जान तो गई, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए भागीरथ जी, स्थिति बहुत विध्वंसक है और दोनों चीजें हो सकती है। सबसे पहले तो क्या इजराइल ने हमला किया है? इजराइल बिल्कुल हमला कर सकता है और यह भी हो सकता है कि इजराइल स्वीकार नहीं करे। लेकिन क्यों ऐसा होना पड़ा? क्योंकि इजराइल मजबूर है। आप देख लीजिए कि जो वहां पर सुरंगें बनाई है हमास ने, वो सुरंगों के जो दरवाजे हैं या जो वहां से एंटर हुआ जाता है, वो अस्पतालों में से हुआ जाता है, वो इमारतों से हुआ जाता है। और चूंकि रिहायशी इलाके हैं तो हमास हर जगह का उपयोग करता है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों का, या हमास किसी हद तक जाता है। अब यदि बहुत स्पष्ट है कि इजराइल ने कहा, क्यों कहा ऐसा कि आप गजा को खाली कीजिए, क्योंकि गजा जब तक पूरा खाली नहीं हो जाता तब तक हमास जो है, हमास को आप नष्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में इजराइल ने यह भी कुछ अस्पतालों को आइडेंटिफाई भी किया था कि इस अस्पतालों से लोगों को हटा दीजिए। तो हम जो इजराइल है वो मजबूर है। लेकिन दूसरी ओर देखिए, जो आतंकी संगठन है हमास है, उसके इरादे बहुत स्पष्ट है। जैसे उसको ऐसा लगा कि सऊदी अरब और इजराइल के जो संबंध है वो ठीक होने वाले हैं, या अरब राष्ट्र जो है वो सऊदी अरब से अब द्विपक्षीय संबंध कायम करना चाहते हैं, तो उन संबंधों को खराब करने के लिए हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया। अब इस समूचे मामले पर यह भी देखने की जरूरत है कि जो अरब राष्ट्रों का जो रुख सामने आ रहा है, आप अस्पताल पर जब हमला हुआ तो आप ट्यूनीशिया में, अफ्रीका जैसे देशों में आप विरोध करने आए,
आप जो है ईरान में विरोध कर रहे हैं, आप अजरबैजान में विरोध कर रहे हैं, आप ब्रिटेन में विरोध कर रहे हैं, आप जर्मनी में विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब इजराइल पर हमला हुआ था तब ऐसा विरोध आपने क्यों नहीं किया? तो ये जो समूचा घटनाक्रम है उससे एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि आप आतंकी जो संगठन है उसके समर्थन में यदि खड़े होते हैं तो फिर आप मानव अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकते। और दुर्भाग्य इसी बात का है कि जो मुस्लिम राष्ट्र है वो हमास का समर्थन कर रहे हैं, और यदि वो हमास का समर्थन करेंगे तो उसका जो खामियाजा है वो फिलिस्तीन के नागरिकों को भोगना पड़ेगा, और फिलिस्तीन भुगत भी रहा है। दूसरी तरफ यदि आप जी बिल्कुल बिल्कुल, वाकई यहां पर अगर आप किसी एक हमले का विरोध करते हैं और दूसरे हमले का समर्थन करते हैं तो मुझे लगता है यही शायद यहीं पर इसी कारण इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। शैलेंद्र सिंह जी, जिस तरह से कल एक बड़ा हमला हमने देखा जहां पर हमास के एक अस्पताल में हमला हुआ, क्या इसकी गुंजाइश है कि हमास खुद ही अपने अस्पताल पर हमला करके एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि इजराइल साफ कह रहा है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, अमेरिका भी कह रहा है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हालांकि कोई इजराइल को क्लीन चिट नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे जो विदेश मामलों के जानकार है वो कह रहे हैं कि हो भी सकता है इसमें इजराइल ने हमला किया हो, लेकिन क्या इसकी भी संभावना है एक प्रोपेगेंडा रचने के लिए, पूरी दुनिया में एक सहानुभूति बटोरने के लिए हमास खुद ही इस तरह के हमला करे ताकि पूरी दुनिया में उसको सहानुभूति मिले? उसके बाद जिस तरह से ईरान कह रहा है कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो पूरी दुनिया के मुसलमान फिर इस जंग में कूद पड़ेंगे, क्या एक हमास का यह प्रोपेगेंडा भी हो सकता है खुद की हरकत करके इजराइल पर नाम लगाने का? एक बात निश्चित है, ये अटैक मैंने नहीं किया है। सिर्फ जो डाउट नहीं है वो इस बात का है कि और किसी ने अटैक नहीं किया है, हमास या इजराइल ने ही किया। अगली बात के इन दोनों का आप एनालिसिस कर देखिए कि इस अटैक को करने में किसका फायदा है, कौन अपना एक स्ट्रेटेजिक एम अचीव कर पाएगा। मैं मानता हूं मंद बुद्धि होगा इजराइल जो इस तरह का अटैक करेगा जब बाइडेन आ रहे हैं। बिल्कुल बेवकूफ होगा इजराइल अगर वो दुनिया में ये दिखाना चाहेगा कि मैंने इस अस्पताल के ऊपर अटैक किया है। स्ट्रेटेजिकली टोटल फेलियर होगा इजराइल अगर वो इस तरीके का अटैक पिन पॉइंटेड कर पाएगा। बात कहां चल रही है कि एक रॉकेट जाकर इस बिल्डिंग से टकरा गया, बात वहां मैं आपको ले जा रहा हूं। एनालाइज करिए इसका, बिल्कुल सही आकलन करिए। कोई भी रॉकेट, कोई भी मिसाइल स्ट्रेट नहीं चलती, ऊपर को चलती है। ये तो बिल्डिंग है, ये सिर्फ 4 मंजिला बिल्डिंग है जी, ये कोई स्क्रैपर नहीं है कि चलिए जी रास्ते में अटक गया। और उससे बड़ी बात बताता हूं कि हमास को क्या फायदा हो सकता है या नहीं वो उन्हीं को देखना है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं अगर ये यूएस और इस्लामिक कंट्रीज किसी तरह से भी अगर इस युद्ध विराम को ला पाते हैं, सबसे बड़ा घाटा किसका है? हमास का है। और हमास का क्यों है? क्योंकि सभी कह रहे हैं कि हमास से हमें कोई मतलब नहीं, पैलेस्टीन से हमें मतलब है। कोई भी एक बार खुलकर ये नहीं बोल पा रहा कि नहीं जी हम हमास के खिलाफ हैं। ये भी एक सच्चाई। सब ये बोल रहे हैं कि ठीक है जी हमास के साथ आपका जो हो रहा है करते रहिए, लेकिन पैलेस्टीनियंस को टच मत करिए। मुझे बता दीजिए कि उस अस्पताल में क्या सिर्फ पैलेस्टीनियंस थे, हमास के लोग थे? कौन था उस हॉस्पिटल में जिसको आप टारगेट कर रहे हो? किसका एम हो सकता है? एम सिर्फ हमास का हो सकता है, क्योंकि उसे बाइडेन को दिखाना है कि हम जिंदा हैं, टाइगर अभी जिंदा है। दूसरा, दुनिया को दिखाना है कि अगर आप पीस इनिशिएटिव लाएंगे तो हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तीसरा और बड़ा, इस्लामिक कंट्रीज को अपने साथ मिलाने की जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है वो उन्होंने अपनाई है और सक्सेसफुल हुए हैं। ज्यादा बड़ी बात है, पूरा का पूरा इस्लामिक ग्रुप एकदम से मिल गया। जॉर्डन ने विजिट कैंसिल कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि अब मुसलमानियत बीच में आ गई। ईरान ने पॉइंट ब्लैंक कह दिया कि दुनिया के मुसलमान, दैट मींस आप हमास जो मुसलमान का कलर दे रहा था इस पूरी लड़ाई को, वो सक्सेसफुल हो गया। इजराइल को ब्लेम करके फायदा क्या करोगे? तो आप ये कह रहे हैं इसकी संभावना ज्यादा है कि इजराइल इस तरह के हमले नहीं कर सकता। जब बाइडेन आ रहा हो और मुलाकात होने वाली हो, एक अहम मुलाकात होने वाली हो, तो ज्यादा संभावना है कि हमास ने खुद ही हमला किया हो ताकि सहानुभूति बटोर सके और जो अपने प्रोपेगेंडा में सक्सेस हो सके। क्योंकि हमास एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है।
उसे कोई मतलब नहीं है कि कौन पैलेस्टीनियन कौन बिल्कुल। इजरायली, सब तक लोग मर रहे हैं। अदरवाइज वो उनको सेफ पैसेज क्यों नहीं जाने दे रहा? जी। क्यों नहीं जाने देता पैलेस्टीनियंस को नॉर्थ से साउथ में? जाने तो दो, रोक क्यों रहे हो? क्योंकि आप ह्यूमन शील्ड अपने आप में बड़ी है। बिल्कुल। आपकी स्ट्रेटेजी में 500 आदमी और शहीद हो गए आपके लैंग्वेज में, उनकी लैंग्वेज में। अगर 500 लोग और हलाल भी कर दिए, क्या बड़ी बात है? बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी आतंकी- बड़ी बात की आपने ब्रह्मदीप जी। देखिए, हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता इजराइल मरे या फलस्तीनी माने। वो तो एक अपना, ब्रह्मदीप जी, वो तो एक अपना प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है और कहीं ना कहीं वो इसमें सक्सेस भी जरूर हो रहा है। लेकिन अब ये आगे युद्ध किस मोड़ में चले जाएगा? क्योंकि जिस तरह से अस्पताल में हमला हुआ है, एक सहानुभूति बटोरने में कामयाब हो गया है, जो खासकर ईरान ने खुले तौर से धमकी दे दी है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो सकते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान इस जंग में कूद पड़ेंगे। तो क्या अब चौतरफा हमले होने शुरू हो जाएंगे इजराइल के ऊपर? क्योंकि चौतरफा अगर देखें तो वह अरब कंट्रियों से वो घिरा हुआ है। अब आगे इस जंग में क्या हो सकता है? भागीरथ जी, देखिए, इसको दो प्रकार से देखने की जरूरत है। एक तो पहली बात तो यह है कि जो इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर मुजाहिद तैयार हो रहे हैं, वो जो है उन्होंने आधुनिक युग को मध्ययुगीन बर्बरता की ओर धकेल दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको आप किसी जमीन के झगड़े को, किसी राष्ट्र की आंतरिक स्थिति को कहीं पर भी आप रहकर धर्म युद्ध से जोड़ देते हैं और दूसरे राष्ट्र जो है वो इसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ये बहुत दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि आप जमीन के झगड़ों को सांस्कृतिक टकराव के तौर पर प्रस्तुत मत कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि वैश्विक स्तर पर इस्लामिक देश ऐसा कर रहे हैं। आखिर दुनिया में ईसाइयों को अपने अलग से संगठन बनाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? आखिर इस्लामिक देशों को ओआईसी बताने की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन दूसरी बात, यहाँ पर एक पेचीदगी भी हमको ध्यान रखना पड़ेगी कि इस्लामिक दुनिया में एकता स्थापित हो जाए, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। हम यह नहीं भूल सकते कि जो हमास है, हमास के आतंकवादियों को सऊदी अरब ने कुछ दिनों पहले पकड़ा था और इस कारण हमास और सऊदी अरब के रिश्ते खराब है। हमास सुन्नियों का संगठन है, लेकिन उसको शिया देश, शिया राष्ट्र ईरान मदद देता है। अब दुनिया में जो इस्लाम है वो भी बहुत फिरकों में बटा हुआ है और किसी शिया राष्ट्र, ईरान की राष्ट्र, यदि ईरान जैसा शिया राष्ट्र दुनिया भर में मुसलमानों की रहनुमाई करे, ये सुन्नी जो देश है वो इस बात को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते और ऐसा हो भी नहीं सकता। तीसरी बात यह है कि सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब को जो मुस्लिम दुनिया है उसमें हमेशा बने रहने के लिए, क्योंकि मक्का और मदीना सऊदी अरब में है, तो सऊदी अरब को इनका नेतृत्व करने के लिए जरूरी है कि आणविक स्तर पर वो कम से कम ईरान से आगे निकले। और सऊदी अरब आणविक स्तर पर आगे तभी निकल पाएगा जबकि उसकी इजराइल और अमेरिका से दोस्ती होगी। तो हमास ने सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो सऊदी अरब को पहुंचाया है। और इस्लामिक दुनिया में एकता जैसी जो बातें ये जो देख रहे हैं, ये एक तरीके का खुमार है जो मुजाहिद के नाम पर इस्लामिक आतंकवाद के तौर पर सामने आता है। लेकिन मिस्र जैसे देश, जॉर्डन जैसे देश या तुर्की जैसे देश वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो इस्लामिक आतंकवाद के बूते आगे नहीं बढ़ सकते, वो आगे बढ़ सकते यूरोपियन राष्ट्रों की मदद के तौर पर। तो ये युद्ध जो है ये अभी आप देखेंगे कि ईरान इसको भड़काने की कोशिश करेगा, लेकिन अंततः तुर्की, सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र जैसे जो देश है वो बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो हमको ये देखना पड़ेगा कि इजराइल का रुख क्या होता है, क्योंकि इजराइल जब तक हमास को नष्ट नहीं कर देगा तब तक वो मानने वाला नहीं है और अमेरिका को उसका समर्थन प्राप्त है। तो संभावना ये बनती है कि गजा का जो इलाका है वहां पर रहने वाले कुछ उदारवादी नेता हैं, जो उनका एक समूह बनाया जाएगा, उनकी एक स्थायी सरकार बनाई जाएगी जो हमास के विकल्प के तौर पर सामने आएगी और फिलहाल शांति का यह एक रास्ता निकल सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल। लेकिन शैलन जी, क्या यही शांति का रास्ता नहीं निकले इसी के चलते? क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने कहा था कि नॉर्थ गाजा को, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उसको खाली करे ताकि वो हमास को पूरी तरह से एलिमिनेट करना चाहता है। क्या एक सोची समझी साजिश के तहत अगर ये हमले हमास ने किया है कल जो हॉस्पिटल के ऊपर, तो क्या उसने इसलिए किया है कि जिस तरह से एविक्यूएट करने की कोशिश की जा रही थी इजराइल की तरफ से, वहां से खाली करने को बोला जा रहा था, उसमें थोड़ा विराम लग सके और हमास अपनी रणनीति में कामयाब हो जाए? क्योंकि अगर वहां से लोग निकल जाएंगे, नॉर्थ से लोग निकल जाएंगे, तो इजराइल के लिए बहुत आसान होगा हमास को एलिमिनेट करने का, हमास को पूरी तरह से खत्म करने का। इसलिए सोची समझी साजिश के तहत यह हमला किया गया हमास ने खुद अपने अस्पताल के ऊपर। क्योंकि जैसे आपने कहा, इजराइल को इसमें कोई फायदा नहीं, बिल्कुल इजराइल को इसमें नुकसान ही होगा।
होगा। देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ हफ्ते पहले जब हमले हुए थे तो उस वक्त पूरी तरह से कहा था हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन अस्पताल में जो हमला हुआ उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिसने यह हमला किया है यह गलत हमला किया है और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इजराइल को इससे नुकसान ही है, लेकिन हमास को इससे फायदा ही फायदा है। दो तीन बातें आप लोग खुद इवैल्यूएट कर लो एज अ व्यूअर। तो आप दर्शक हैं वो जरा कृपया कर इवैल्यूएट कर लें। इस तरह अटैक, इसको बोलते हैं ना जो बर्बरता का अटैक, कौन करेगा? जो बर्बर फोर्स होगी जिसके ह्यूमन वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। 7 तारीख को क्या हुआ था? 39 बच्चों को जिंदा किसने काटा था, किसने मारा था, किसने जलाया था? आप और मैं अगर नॉर्मल सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। 100 औरतों को किसने मारा था? किसने उनके साथ बर्बरता करी थी? मरे हुए शरीरों के साथ बर्बरता कौन कर रहा था? आप खुद डिसाइड करिए। दैट मींस एक पर्टिकुलर फोर्स है जो बर्बरता उसके लिए रूटीन है। वो बिल्कुल। लेकिन जो नॉर्थ गाजा खाली करने के लिए कहा था इजराइल ने और कहीं ना कहीं खाली हो रहा था, क्या उस पर भी विराम लगे? इसलिए हमले मेन बड़ी वजह यही थी कि खुद अपने अस्पताल में ही हमले करवाए गए। मैं इसी बात को अब तीसरी बात बोल रहा हूं कि जब सो कॉल्ड इजराइल ने एक ह्यूमैनिटेरियन तौर पर आपको 24 घंटे दिए कि आप नॉर्थ से चले जाइए, ये ह्यूमैनिटेरियन नहीं हुआ, ये भी ह्यूमैनिटेरियन हुआ। लेकिन आपके पास हमास की वीडियो फुटेजेस हैं कि उन्होंने सड़कों पर, जगहों पर लोगों को रोका है, वापस भगाया है, बॉम्ब्स लगा दिए हैं, बूबी ट्रैप्स लगा दिए हैं। जी। जगह है, सिर्फ और सिर्फ वही जगह है जहां पर कि आप देखेंगे कि आप एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करेंगे। हम ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहा है। चलिए जी, और आगे किस हद तक हमास जा सकता है? अगर ये मान के चले ये हमले खुद हमास ने किए तो और आगे किस हद तक जा सकता है हमास? हमास किसी भी हद तक जा सकता है। जो एक 2 साल के बच्चे की, एक प्रेग्नेंट लेडी का पेट फाड़कर उसके बच्चे की डेथ कर सकता है, वो क्या आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ह्यूमैनिटेरियन हद तो पहले ही पूरी हो चुकी है। इस हमास का सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, ऊपर से नहीं, काटना नहीं है, जड़ से निकालना है इस्लाम में से। अगर इस्लामिक कंट्रीज इसका सपोर्ट करते हैं तो आपको पूरा हक है कि आज ये तीसरा विश्व युद्ध हो ही जाने दीजिए। अगर अच्छाई वर्सेस बुराई है, ये बड़ी बात आपने निकाली है ब्रह्मदीप अलूने जी। वर्ल्ड वार 3 की बात अक्सर कहते हैं, जब भी कोई 2 देशों के बीच में जंग होती, जब रशिया यूक्रेन के बीच में जंग हो रही थी, इसको लेकर बड़े चर्चे हो रहे थे। लेकिन अभी देखें यहां पर जिस तरह से अभी पुतिन और चाइना के जो राष्ट्रपति उनके बीच में भी एक मुलाकात है, और यहां पर देखें इजराइल को बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, बिडेन खुद आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ऋषि सुनक भी आने वाले हैं, ऐसे पूरी तरह सपोर्ट है। और क्या अब आपको लगता है कि ये जंग अगर जिस तरह से ईरान ने धमकी दी है कि दूसरे मुस्लिम कंट्री भी जंग में कूद सकते हैं, तो क्या ये जंग आगे चल के कुछ और देशों में फैल सकती है और बड़ा रूप ले सकती है? देखिए भागीरथ जी, युद्ध जो है वो समस्याओं का समाधान नहीं करता, और उस दौर में तो बिल्कुल नहीं जब दुनिया जो है बारूद के ढेर पर बैठी हो, दुनिया के पास इतने अत्याधुनिक हथियार हो और वो किसी भी हद तक चले जाए, तो युद्ध से इस समस्या का समाधान निकलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर एक दूसरा भी हो गया है, वो है चीन। शीत युद्ध के दौर में जो अमेरिका और जो रशिया की वो जो प्रतिद्वंदिता चलती थी, वो एक सामरिक प्रतिद्वंदिता थी। लेकिन जो चीन है वो सामरिक के तौर पर, आर्थिक तौर पर भी बहुत मजबूत राष्ट्र हो गया है, और जो चीन है उसकी राजनीति भी बहुत अजीब तरीके से चल रही, खासकर मध्य पूर्व में उसके ईरान से रणनीतिक संबंध स्थापित हो गए। दूसरी बात है कि जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी या सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने देखा होगा कि सबसे जो महत्वपूर्ण यह माना गया कि दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थापना हो, लेकिन रूस और चाइना जैसे जो देश है वो लोकतांत्रिक देशों में लोकतांत्रिक सरकारों को नष्ट करके वहां पर अधिनायकवाद को बढ़ावा देते हैं। आप म्यांमार में देख लीजिए, वहां की लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त करवाकर सैन्य शासन स्थापित करवा दिया। आप सीरिया को देख लीजिए, आप ऐसे बहुत सारे जो देश, आप उत्तर कोरिया को देख लीजिए, आप ईरान को देख लीजिए। तो अभी तक क्या होता था कि लोकतंत्र के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र खड़ा होता था,
और जहां पर लोकतंत्र की अनदेखी होती थी, उन राष्ट्रों पर आर्थिक तौर पर दबाव बनाकर ये स्पष्ट किया जाता था कि वो लोकतंत्र अपने जी यहाँ पर बहाल करें। ब्रह्मदेव जी, समय कम है, लेकिन क्या ये जंग दूसरे देश में फैल सकती है या दूसरे देश इसमें शामिल हो सकते हैं? संक्षेप में। जी जी बिल्कुल। इस्लामिक देशों का जो रुख आ रहा है, ईरान का जो रुख आ रहा है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में यह जो यूक्रेन और रसिया की तर्ज पर या उससे कहीं ज्यादा घातक नजर आती है, क्योंकि अमेरिका तो इजराइल के पक्ष में खड़ा हो गया है। यदि रूस ईरान के साथ खड़ा नजर आता है तो यह दुनिया के लिए और विश्व शांति बिल्कुल वाकई बड़ा खतरा हो सकता है। शैलेंद्र जी, एक आखिरी सवाल संक्षेप में, लेकिन अब इस मामले का निपटारा कैसे होगा? ये जंग समाप्त कैसे होगी? इसका क्या उपाय संक्षेप में सर? डरना बंद करें। सबसे बड़ा उपाय डरना बंद करें। पहली बार जब सपोला सांप की तरह बनने की कोशिश करे, उसे वहीं मार दें। अगर ये वाला युद्ध अगर पिछले 30-40 साल से चल रहा है, आप इसे एस्केलेट कर रहे हैं, आप इसे सपोर्ट करके बढ़ा रहे हैं। मत डरिए वर्ल्ड वॉर का, मत डरिए ईरान की धमकी से कि इस्लाम आ जाएगा, क्योंकि अगर आ जाएगा तो नुकसान तुम्हें भी उतना ही होगा जितना मुझे होगा। युद्ध अपने आप में कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर उसका कोई विनर निकलता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन लूजर मुझे पता है। वो मानवता हमेशा लूज करती है, इंसान हमेशा लूज करता है, पब्लिक हमेशा लूज करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके डर के मारे इस टेरर को सहते रहें। खड़े होइए, मत डरिए थर्ड वर्ल्ड वॉर से। सबको मालूम है नहीं कर पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसमें इन्वॉल्व। अगर मेरा डिस्ट्रक्शन करोगे तो उससे पहले तुम्हारा जरूर होगा। ये मैं कह रहा हूं सही लोगों के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, शैलेंद्र जी और ब्रह्मदीप अलोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से लगातार यहाँ पर ये जंग बढ़ती जा रही है, आज 12वां दिन है ये इजराइल और हमास के बीच की जंग का, और कर जिस तरह से अस्पताल में हमला हुआ, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता और समर्थन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मासूमों की जान जंग में जानी भी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि क्या हमास ने खुद एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस तरह से खुद अपने अस्पताल में हमला किया? और इसकी संभावना भी ज्यादा है क्योंकि वह आतंकवादी देश है, और कहीं ना कहीं वो जिस तरह से उसने इजराइल में घुसकर छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा, तो अपने लोगों को भी मार सकता है। लेकिन इसमें इजराइल को नुकसान है। अगर इजराइल की तरफ से हमला किया गया तो चौतरफा उसका नुकसान भी है, क्योंकि आज बाइडेन के साथ मुलाकात भी हुई है और मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से हमला कर सकता है। लेकिन अगर कोई इस तरह का हमला कर भी रहा है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। जंग में मासूमों की जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन अब इसमें सभी देशों को मिलकर एक रास्ता भी निकालना चाहिए कि किस तरह से इसमें रास्ता निकल सकता है। लेकिन आतंकवाद से समझौता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।